हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2024 पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वो भी सीडीपी के 30 क्वेश्चन। और आप लोग जरूर कमेंट करिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के 11 नवंबर फर्स्ट ने कि क्रियात्मक विकास का संबंध किससे। क्रियात्मक मतलब होता है मोटर स्किल, या हम कह सकते हैं एक्टिविटी, फिजिकल बोल सकते हैं। तो क्या होगा, बौद्धिक विकास, मांसपेशियों का विकास, मानसिक विकास या क्रियाकलाप। तो हमारा क्रियात्मक है, मतलब क्रियात्मक मतलब फिजिकल एक्टिविटी। तो बौद्धिक तो नहीं हो, बौद्धिक मतलब दिमाग से होता है, मानसिक भी नहीं होगा, क्रियाकलाप सिर्फ एक्टिविटी से नहीं, क्या होगा, मांसपेशियों का विकास होता है। फिजिकल मतलब हमारी एक्टिविटी जैसे उंगली हिलाना, ये सब करेंगे, चलना दौड़ना, ये क्या कहलाएगा, हमारी मांसपेशियों का विकास मतलब मस्कुलस डेवलपमेंट। और मस्कुलस डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक विकास दो प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब होता है जिसमें थोड़ा बहुत मस्कुलस चले, जैसे लिखना हो गया, ड्राइंग करना, जो मतलब उंगलियों से करते हैं हाथ से, तो उसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है, जैसे कि चलना, कूदना, उछलना, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा स्थूल कौशल, स्थूल क्रियात्मक कौशल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है, तो मांसपेशियों का विकास मतलब मस्कुलस डेवलपमेंट। और ये दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म के अंतर्गत लिखना या ड्राइंग करना, और स्थूल के अंतर्गत आता है कूदना, चलना, दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक है, मतलब एक बच्चा है उसका फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या सबसे जरूरी होता है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, सफाई, पोषण, निद्रा। तो बच्चों को फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे जरूरी क्या होगा, महत्वपूर्ण घटक पोषण होगा। बाकी तो तीनों भी आंसर सही हैं, ऐसा नहीं है। व्यायाम भी, एक्सरसाइज भी जरूरी है, सफाई भी जरूरी है, हम उनको गंदगी से रखें तो बच्चे क्या होगा, बीमार होगा। निद्रा भी जरूरी है, उनको पूरा नींद सोना भी जरूरी होता है, उनकी मतलब नींद पूरी होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटक पूछा है, तो महत्वपूर्ण घटक क्या होगा, पोषण होगा। बिना पोषण के यदि बच्चा पोषित ही नहीं होगा तो आगे का विकास वो कर नहीं पाएगा। इसलिए बच्चे को सबसे पहले पोषण जरूरी है, इसके बाद ये दूसरी मतलब महत्वपूर्ण घटक होगी, जैसे व्यायाम करना, सफाई करना, निद्रा, ये सब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण घटक में क्या हो जाएगा, बच्चों के शरीर विकास में न्यूट्रिशन मतलब पोषण। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग कितने आंसर सही हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशक्रम कोषों का वितरण, मतलब जो बच्चों में माता पिता के गुणों का हस्तांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, यही पूछ रहा है। वंशक्रम में कोषों का वितरण कैसे होता है, न्यूरॉन्स, कार्टिलेज, बीज या तंत्रिका। किससे होता है, जन्म, जिसको हम क्या कहते हैं, जन्म मतलब बीज से होता है। तो याद रखिए, वंशानुक्रम में खाली स्थान में कोषों का वितरण किससे होता है, तो जर्म सेल, ये बीज कोषों के माध्यम से। तो इसका व्याख्या देख लेते समझने। वंशानुक्रम आनुवांशिक मुख्य रूप से जर्म प्लाज्म, ये सेल बीज कोषों के माध्यम से माता पिता से संतानों में जैविक और शारीरिक लक्षणों के हस्तांतरण की क्या है, प्रक्रिया। तो सही आंसर क्या है, इसका आंसर आ जाएगा बीज। याद रखिएगा ना, वंशानुक्रम में मतलब माता पिता के गुण बच्चों में हस्तांतरण किस प्रक्रिया से होता है, किस कोष से, तो जर्म। सही आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं को संतानों में हस्तांतरण होना अंशानुक्रम या परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो हरलॉक के द्वारा दी गई है, कि क्रो, ये जेम्स डेवर या वुडवर्थ। सही आंसर इसका क्या होगा, जेम्स डेवर। उन्होंने कहा जो माता पिता के शारीरिक या मानसिक विशेषताएं वो संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। तो ये किसने परिभाषा दी, जेम्स डेवर ने। याद रखिएगा, मतलब माता पिता के मानसिक या शारीरिक गुणों का ये विशेषताओं का सीधे संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। किसने विशेषता दी, जेम्स डेवर। आप लोग तो जानते होंगे वंशानुक्रम होता है कि जीन्स के गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों, उनके गुणसूत्र माता पिता में आना, वही क्या, अंशानुक्रम। नेक्स्ट है, यह माता पिता की जिम्मेदारी नहीं, मतलब इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा जो है ऑप्शन है जो माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती। तो पहला है बच्चे को कठोर अनुशासन में रखना, सेकंड है बच्चों को उचित प्रकार से पालन पोषण करना, थर्ड है अच्छी आदतों का विकास करना, चौथा है अच्छी शिक्षा की व्यवस्था।
तो जिम्मेदारी नहीं है इसमें, ये पूछा गया है। जिम्मेदारी होती ये नहीं पूछा, जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से देखना। तो अच्छी शिक्षा तो करना है, अच्छी आदतों का विकास भी करना है, बच्चों को उचित पालन पोषण भी करना है, बच्चों को कठोर अनुशासन, मतलब बच्चों को कठोर अनुशासन में नहीं रखना है। ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी बच्चा क्या होता है, मेंटली उन लोग प्रॉब्लम करने उनको हो जाती है, मेंटली हेल्थ की इशू होने लगती है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा कठोर अनुशासन नहीं, जिसके कारण बच्चे क्या है अधिक डरने भी लगते हैं। इसलिए बच्चों में थोड़ा अनुशासन भी रखना है, मतलब संतुलन बना के रखना है। ऐसा नहीं कि हम उनको बहुत कठोर अनुशासन में रखें जिससे बच्चा डरे, हमसे बात भी ना करे, ऐसा भी नहीं है। तो ये जिम्मेदारी नहीं होती, मतलब अनुशासन रखना है लेकिन लिमिट में रखना है, कठोर नहीं रखना, स्ट्रिक्ट नहीं करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार मन के खाली स्थान भाग है। तो आपने सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ा होगा। तो उन्होंने मन को 3 भागों में विभाजित किया था। कितने? 3 भागों में, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो फ्रायड के साथ मन के कितने भाग? अभी हमने आंसर देखा 3। कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अब कोई पूछे कि अचेतन का जनक किसे माना जाता है, अचेतन के मन का जनक किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रायड। और किसने मन को अचेतन कहा है? सिगमंड फ्रायड ने। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने व्यक्तित्व की संरचना कितने भागों की है? व्यक्तित्व की संरचना भी है, हमने मतलब मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ा होगा सिगमंड फ्रायड का, ये मेरी वीडियो में डाला, आप लोग दे सकते हैं। उसमें उन्होंने व्यक्तित्व की संरचना 3 प्रकार से बताई, इदम, अहम और परा अहम। मतलब इसमें बच्चों के जो ये मानव का विकास, व्यक्तित्व की संरचना, इन तीनों पर डिपेंड करता है। और फ्रायड ने जो मन की तुलना है, उन्होंने हिमखंड मतलब सागर में तैरते हुए बर्फ से तुलना, उसे हिमखंड का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हिमखंड का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड। क्या आंसर करिए? सिगमंड फ्रायड। और हिमखंड के सिद्धांत को उन्होंने किससे तुलना की है? बर्फ में सागर में तैरते हुए बर्फ से, या मन की तुलना की है। और उन्होंने 90% मन को क्या कहा? अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड होता है, और 10% माइंड जो होता है कॉन्शियस माइंड होता है। ये सब डिटेल पूरा ध्यान रखिए। इसी में पूरा हमने सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ लिया। उन्होंने मन 3 प्रकार बताया, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। अचेतन को 90% माना है, चेतन को 10% माना। उन्होंने अचेतन मन को हिमखंड से सागर में तैरते हुए बर्फ से तुलना की है। और उन्होंने अचेतन मन का इनको जनक भी कहा जाता है। अचेतन मन का जनक कौन है, या अचेतन मन किसने दिया, ऐसा भी पूछे तो क्या बताएंगे? सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रेरणा में सुधार करता है? मतलब कौन सी जो प्रक्रिया है वो सीखने की प्रेरणा में सुधार करे, मतलब अंदर से बच्चों को प्रेरित करेगा। इसका क्वेश्चन का मतलब यह। तो बहुत आसान या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति, ये मतलब बहुत आसान या कठिन लक्ष्य हो तो उसको चयन करने की प्रवृत्ति उन्हें अंदर से प्रेरित करेगी। ये लक्ष्य पूर्ण होने में व्यक्तिगत संतोष या बाह्य कारक या विफलता से बचने की प्रक्रिया। तो क्या होगा? लक्ष्य पूर्ण होने में व्यक्तिगत क्या होना? संतोष। मतलब हमारा जब लक्ष्य पूर्ण होता है तो हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत संतुष्टि होती नहीं कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, फिर हमें संतुष्टि मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। कोई भी इंसान हो, एस्पिरियंट हैं आप लोग, आपने कोई एम रखा है, यदि उस एम का मतलब पूर्ण हो जाएगा तो आप खुश भी होंगे, संतुष्टि और आप प्रेरित भी होंगे, तो अंदर से क्या होगा? और प्रेरणा भी मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य पूर्ण होने में व्यक्तिगत संतोष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण किस क्रम में? अब आप लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ना जरूरी, इसलिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए? तो क्या बताओगे आप लोग? 4। कौन कौन से? संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रिया। जो संवेदी ग्रामक अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष, औपचारिक अवस्था होती है 11 से ऊपर वाला। और जो संवेदी कारक अवस्था है इसमें बच्चा क्या करता है? अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपनी मतलब जो एक्सप्रेशन हो उसे व्यक्त करता है। इसमें मतलब वो दूसरों पर निर्भर रहता है। आप तुलना कीजिए ना, छोटा बच्चा 0 से 2, इसमें मतलब सिर्फ संवेदी मतलब मोटर स्किल का डेवलप होगा, तो कैसा होगा? अपने माँ पर 0 से 2 वर्ष बच्चा डिपेंड रहता है, माँ पर या परिवार पर, आत्मनिर्भर नहीं रहता, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या होगा? इंद्रियों के माध्यम से, जैसे वो हंसता रोता है तो क्या हंसकर, ये मतलब उसको भूख लगी तो वो रोकर व्यक्त करेगा, तो ऐसे ही मतलब इंद्रिय जनक मतलब उसकी क्रियाएं होती हैं। दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रिय, ये 2 से 7 वर्ष। अब 7 वर्ष का बालक क्या क्या कर सकता है? आप लोग ही सोचिए, तो क्या कर सकता है उसमें? मतलब बोलने की क्या होती है?
शक्ति, मतलब बोलने का क्या है, भाषा का डेवलपमेंट होता है, उसे थोड़ा बहुत मतलब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। और इसमें क्या है, बच्चा जीववाद, मतलब जो कोई चीज़ है जीव, मतलब जो जीववाद नहीं है, मतलब निर्जीववाद है, उसको जीव मतलब बच्चा, छोटा बच्चा देखे होगे आपने, वो 3 या 4 साल का, वो किसी गुड़िया से खेलता तो उसको क्या समझता कि ये क्या है, सजीव है, निर्जीव नहीं। तो जीववाद की विशेषता पाई जाती। फिर हम तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियत। इसमें बच्चा कोई ठोस वस्तु या वस्तु को देख करके करता है, संक्रिया करता है, मतलब क्रिया, उसको अनुमान लगाता है। फिर चौथी अवस्था क्या होती है, औपचारिक। इसमें क्या होता है, बच्चा अमूर्त चीजों को भी कल्पना कर सकता है, मतलब अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, तो औपचारिक। आज से याद कर लेंगे, औपचारिक और अमूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त चिंतन का किससे होता है, मूर्त संक्रियत अवस्था, ऐसे याद कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, पूरा डिटेल तो पढ़ लिए, तो क्या होगा, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियत, अमूर्त संक्रियत, औपचारिक। पहला आंसर ही सही है, सेंसी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। इंग्लिश में बोले तो पहला संवेदी कारक का बोला जाता है सेंसी मोटर, दूसरे का प्री ऑपरेशनल, तीसरे का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथे का फॉर्मल, मतलब औपचारिक संक्रियतन अवस्था सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों के अच्छी तरह से संभाला जाता है, मतलब किसी व्यक्तिगत मतभेद है उसको हम कैसे संभालें, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता या मतभेद है तो वो हम कैसे संभालेंगे, एक टीचर होने के दायित्व, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं या टीचर हैं, पदस्थ शिक्षकों के लिए भी है CDP। तो क्या आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, स्कूल के बाद धीमी गति के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, मतलब स्कूल बंद करके जो मतलब बच्चा सीख नहीं पा रहा है, जिसका मतलब स्किल डेवलप थोड़ा सा कम है, उसको क्या हम शिक्षा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। या होशियार छात्रों को मुक्त पढ़ाने का समय देना, या सहकर्मियों को पढ़ना, या विशेष उद्देश्यों के लिए समूहों का आयोजन करना। तो क्या करेंगे, मतभेद को दूर करेंगे, तो हम सही आंसर क्या हो जाएगा, विशेष उद्देश्यों के लिए समूहों को आयोजन करें। आप एक पदस्थ शिक्षक है, टेट की एग्जाम दे रहे थे, क्या करेंगे, आप लोग खुद सोचिएगा हम क्या कर सकते हैं। हम तो स्कूल बंद होने के बाद बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, अलग से शिक्षा भी नहीं देंगे, तो क्या होगा, विशिष्ट उद्देश्य, मतलब कोई मतभेद संबंधी उद्देश्य है, उसका समूह का आयोजन करेंगे, उस समस्या को दूर करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण संबंधित है, मतलब चारों ऑब्जेक्टिव बता दूं, फ्राइड के मनोविश्लेषण मनोलैंगिक चरण से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, एरिक्सन के मनोसामाजिक, ये सुलेविन के परांतरिक। तो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास संबंध है, उन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार, मतलब उन्हीं के संज्ञानात्मक सिद्धांत से प्रेरित होकर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। याद रखिएगा कि कोलबर्ग ने किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत का अनुपालन करके उन्होंने नैतिक सिद्धांत दिया था, तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अनुसरण या उनका सिद्धांत का देखते हुए प्रेरित होकर ही उन्होंने अपना नैतिक सिद्धांत दिया। सही आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण को देखकर उन्होंने अपना सिद्धांत नैतिक विकास का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक बेटे का अपनी माँ के प्रति बेहद भावनात्मक लगाव कहलाता है। तो इसी में हमने मनोविश्लेषण सिद्धांत में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो होता है लैंगिक जन्म जो होता है, उसमें हमने 2 ग्रंथियां पढ़ी थी, कौन सी, ओडिपस और इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, जिसमें क्या है, लड़की अपने पिता से ज्यादा लगाव होता है, क्या होता है, लड़की को पिता से अधिक लगाव होता है, तो उसको इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास। और लड़के को या बेटे को अपनी माता से अधिक लगाव होता है, उसको हम कौन सी ग्रंथि होती है, ओडिपस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये ग्रंथि है, कुछ भी पूछे सिर्फ ओडिपस याद रखना है। यदि बेटे को माँ से अधिक लगाव है तो ओडिपस, यदि बेटी को पिता से अधिक लगाव है, माँ से कम, तो कौन सी होगी, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा से याद कर देंगे, इलेक्ट्रा क्या है, एक लड़की है, तो इलेक्ट्रा मतलब लड़की को पिता से लगाव, और ओडिपस क्या है, लड़का है, तो उसको अपनी माँ से लगाव। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि एक बेटे को अपनी माँ के प्रति बेहद भावनात्मक लगाव, तो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। लैंगिक जन्म में हमने 2 उसमें मनोविश्लेषण से जो पढ़े थे, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जन्म, तो उन्होंने बताया था कि 2 ग्रंथियां होती, एक ओडिपस, एक इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा होती है एक बेटी के लिए जो अपने पिता से अधिक लगा होता है, ओडिपस होता है एक बेटा, ये लड़कों के लिए जो अपनी माँ से अधिक लगा होता है, पिता से कम। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेटा है तो ओडिपस। सही आंसर बी, इलेक्ट्रा लड़की के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में दिया था, शायद आप समझते, इसको छोड़ देते अभी, उसको हिंदी टाइपिंग करना। फिर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग का ट्राई आर्किक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का एक रूप, मतलब जिस स्टर्नबर्ग ने
ट्राई आर्विक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, उसमें से एक रूप कौन सा? व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, प्रायोगिक या संसाधन मुक्त, ये गणित। तो उन्होंने व्यवहारिक बुद्धिमत्ता सिद्धांत, उनमें से एक कौन सा था? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। उन्होंने 3 क्या है बुद्धिमत्ता के सिद्धांत। रॉबर्ट स्टर्न के त्रिचापी सिद्धांत में के अनुसार बुद्धिमत्ता उन्होंने कितनी प्रकार की बताई थी? 3। पहले विश्लेषणात्मक, दूसरा रचनात्मक और तीसरा व्यवहारिक। याद रखिएगा, जो रॉबर्ट स्टर्न है उन्होंने त्रिपाची सिद्धांत दिया था, जिसका अनुसार उन्होंने बुद्धि कितनी प्रकार की बताई थी? 3। एक विश्लेषणात्मक, दूसरा रचनात्मक, तीसरा व्यवहारिक। याद रह हो जाएगा ना? पहला विश्लेषण, रचनात्मक और व्यवहारिक। किसने बताया था? रॉबर्ट स्टर्न ने त्रिपाची सिद्धांत में बुद्धिमत्ता के 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के कारण कुछ बच्चे अंश से अधिक सक्रिय रहते। मतलब कोई डैश डैश है, कोई बच्चा इनके कारण क्या होता है? अब कुछ अधिक सक्रिय रहते। माहौल संबंधी, मनोवैज्ञानिक, अनुवांशिक कारण या सामाजिक। तो हम बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड बच्चा, मतलब कुछ बच्चा क्या हो तो गॉड गिफ्ट, मतलब उन्हें अनुवांशिक गुण कुछ मिल जाते। तो क्या इसका सही आंसर हो जाए? अनुवांशिक कारण, मतलब कुछ अपने माता पिता के गुण अच्छे होते, जिसके कारण बच्चा क्या है? अधिक टैलेंट होता है। तो क्या सही आंसर हो जाए? हेरिडिटी फैक्टर या अनुवांशिक कारण के कारण बच्चे कुछ क्या है? अधिक सक्रिय होते। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। इसमें सभी नेक्स्ट है, किसी बच्चे को समेकित व्यक्तित्व के साथ अच्छी तरह व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में विकसित करने में भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो क्या होता है? किसी बच्चे को समेकित मतलब इंक्लूसिव, ठीक है, व्यक्तित्व के साथ अच्छी तरह व्यवस्थित व्यक्ति विकसित करने किसकी महत्वपूर्ण भूमिका? विद्यालय की शिक्षा, नर्सरी की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा या माता पिता। तो सबसे पहले छोटे बच्चों को विकास कहाँ होगा? नर्सरी की शिक्षा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा नर्सरी की शिक्षा के द्वारा बच्चों का जो व्यक्तित्व निर्माण है यह संवेदनशील क्या होता है? सबसे नींव, कहते हैं ना बच्चों का नींव मजबूत होना चाहिए, जिससे बच्चे आगे विकास कर। तो सबसे कहाँ नींव मजबूत होगी? नर्सरी की शिक्षा, मतलब जो छोटी क्लास के शिक्षक है उनके द्वारा उनकी नींव मजबूत होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्सरी के शिक्षक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा आक्रामक स्वभाव का मतलब क्रोधित बच्चा, तो उसे ज्ञात होता है क्या आचरण उसे अलोकप्रिय बनाता, तो यह क्या है? मतलब बच्चा बहुत क्रोधित है, फिर उसे बाद में ज्ञात हो जाता है कि जो इसका ये आचरण है वह उसे लोगों के प्रति उसका क्या है? अलोकप्रिय होता है, मतलब लोगों के प्रति उसे कम प्यार करने लगती है इस उसके आचरण के कारण। तो ये क्या है? तो वह क्या करेगा? अपनी आक्रामकता को कम करता है और अपना व्यवहार बदलकर मिलनसार बनाता है, या आसपास के लोगों के प्रति प्रतिशोधी भावना आती है। तो गलत होगा, विरक्त हो जाता है या अधिक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अपनी जो आक्रामकता को कम करेगा, मतलब अपना जो क्रोधित वाला आचरण उसे कम करेगा, उसमें सुधार करेगा और अपना व्यवहार क्या करेगा? बदल कर उनके अनुसार मिलनसार बनता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। यही ना करेगा तब उसका क्रोध नियंत्रण होगा, यदि अधिक क्रोधित करेगा तो वो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की भाषा का विकास खाली स्थान कारकों पर निर्भर करता है। तो शैक्षणिक, जैविक, सामाजिक दिए गए सभी। तो भाषा का विकास होगा तो सभी होगा। शैक्षणिक यदि सभी दिया है तो सभी, जैविक भी हो सकता है, सामाजिक, शैक्षणिक भी दिए गए सभी भी होता है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। विज्ञान और कला क्या है? नेक्स्ट, विज्ञान और कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य कार्यक्रम और स्कूल पत्रिका निकालना का मतलब क्या है? स्कूल के लिए नाम स्थापित करना, माता पिता को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना, या भिन्न विषयों के छात्रों को क्या करना? प्रशिक्षित करना। तो क्या होगा? बच्चों में विज्ञान भी का शिक्षा देना, कला प्रदर्शन, संगीत भी करना, नृत्य कार्यक्रम, स्कूल पत्रिकाएं निकालना का मतलब क्या है? स्कूल के लिए सिर्फ एक नाम स्थापित करना, ये तो नहीं होगा कि स्कूल के लिए हम सिर्फ एक नाम स्थापित करें, ये तो निगेटिव वर्ड हुआ। माता पिता बस को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना, ये भी नहीं। क्या होगा? भिन्न व्यवसाय के छात्रों को प्रशिक्षित करते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, सॉरी। क्या होगा? शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना, मतलब शिक्षार्थी को लिए क्या करना? एक उन्हें सभी गतिविधियों में क्या करना? डेवलप, उनकी सारी गतिविधियों को डेवलप। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को अभिष्ट वृद्धि और विकास के लिए क्या अनिवार्य? मतलब बच्चों को वृद्धि और विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? माता पिता का यथोचित स्वस्थ देखभाल, माता का टीकाकरण, समय रहते रोग निदान, पोषक तत्वों की कमी और रोग का निदान एवं यथोचित या स्वस्थ पोषण।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। पोषक तत्वों की कमी और रोग का निदान और यथोचित टीका करना चाहिए वृद्धि और विकास के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है, वह द्रव्य जो उस थैली को भरता है जिसमें भ्रूण रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोगों ने कभी मतलब जो माँ बनती हैं उन्होंने मतलब हमेशा सुनी होंगी कि थैली फट गई, तो उसमें जो वो बच्चा क्या रहता है, एक थैली में रहती है ना, थैली में रहता है, तो उसमें क्या एमनेटिव द्रव्य भरा रहता है, उसी को हम मतलब पूछा गया है कि जो बच्चा एक थैली में रहता है उसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, और ये द्रव्य क्यों भरा रहता है? क्योंकि बच्चे को सुरक्षित रहता है, उसको मतलब जो यहाँ कुछ होगा तो उसे मतलब उस चीज़ की सुरक्षित है, कोई मतलब धक्का मुक्की कुछ भी मतलब होगा, वह द्रव्य उस बच्चे को क्या कहता है? सुरक्षा प्रदान, इसलिए उस थैली में क्या होता है? एमनेटिव द्रव्य भरा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एमनेटिव द्रव्य। जो द्रव्य भरा रहता है उस थाली में, उस भ्रूण रहता है, मतलब जहाँ एक बच्चा रहता है, मान लो ये थैली है, इसमें एक बच्चा रहता है, उसके साइड में क्या रहता है? एक द्रव्य भरा रहता है, उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं। यह बच्चा को क्या करते हैं? सुरक्षित प्रदान करते हैं। आसपास मतलब जैसे हम एक प्रेग्नेंट औरत है उसको कभी थोड़ा बहुत धक्का गिरे या कुछ हो तो बच्चा मतलब सुरक्षित रहे, उसको मतलब जल्दी चोट या मतलब जल्दी कुछ ना दिक्कत हो, इसलिए वो द्रव्य भरा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक द्रव्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक शारीरिक गति विकलांग नहीं है? मतलब फिजिकल विकलांग इसमें से कौन नहीं है? लोकोमोटर विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर, कुष्ठ रोग निवारण या मस्तिष्क पक्षाघात। तो इसमें क्या होगा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें ऑटिज्म आप लोगों ने सुना होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। कभी देखा होगा जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो उसी चीज को बार बार दोहराते, मतलब उन्हें जो चीज अच्छा लगता है, जैसे लिखना पसंद है तो लिखते रहेंगे, यदि उन्हें कोई शब्द करना है जैसे वही वही शब्द को रिपीट करते हैं, जैसे कि माँ 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 माँ, जिसका नाम लेंगे उसी उसी का नाम लेंगे, ऐसा मतलब ऑटिज्म में ये लक्षण होते हैं। और इसमें बच्चा जो मतलब कार्य करता है वही वही करता है, जैसे उसको डांस पसंद तो वही वही करे। इस तो ये क्या है? ये शारीरिक मतलब ये शारीरिक गति का विकलांग नहीं होता, ये मेंटली विकलांग होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिबाधिता का प्रमुख कारण नहीं है? मतलब दृष्टिबाधा मतलब जिसको दिखाई न दे, इसमें से इसका प्रमुख कारण कौन सा नहीं होगा? विटामिन ए की कमी तो होगी, कांच बिंदु, गर्भधारण से जन्मजात मोतियाबिंद या तालु मुंह में संरचनात्मक दोष। तो तालु मुंह का क्या संबंध है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। तालु मुंह से कोई संबंध नहीं है आंख का, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। विटामिन ए तो आंख का से होता है, कांच बिंदु भी आंख, मोतिया बिंदु भी आंख, तो सही आंसर इसका डी। नेक्स्ट है, रेंज ऑफ मोशन कॉसेज वीकनेस, इसमें से कौन सा सही होगा? तो मतलब किसका बताना? अर्थरीज इज डिफाइंड एज पेन इन जॉइंट्स, मतलब जो जोड़ों का दर्द होता है ये विकार, इसमें से दोनों कारण होंगे, तो कौन सा होगा? रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन या कॉज वीकनेस। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही। हिंदी में समझ लेते, जोड़ों का विकार जिसमें जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है, जोड़ों के हिलने डुलने की सीमित करता है, अंगों में कमजोरी का कारण, मतलब जो क्या करता है? जोड़ों को विकास करता है और इसके मोशन में क्या करता है? धीमी करता है। ये दोनों कारण क्या हो गया? सही। तो डी। इसमें हिंदी नहीं दे दिया, कभी कभी मिस्टेक इसमें भी दिया तो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक देखते हैं कि एक लड़का एम है, बैठने खड़े होने या चलने में कठिनाई का सामना, मतलब शिक्षक देते उन्होंने मतलब ऑब्जर्व करते कि एक बच्चा जो एम नाम का है वो बैठने खड़े होने या चलने या कठिनाई का सामना कर, उसके पैरों में विकृति है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक इसे नजरअंदाज, आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? इसे नजरअंदाज करेंगे, दोनों दोस्तों के संज्ञान में ले आएंगे या नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच करवाएंगे, वह यह कहेंगे वह एक योग्य ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा लड़के की जांच कराए थे। क्या कहेंगे? कि उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा क्या है? लड़के की जांच कराई, यही कहेंगे। उसे नजरअंदाज नहीं करे, दोस्तों के संज्ञान में न ली जाए, या नेत्र रोग, वो तो नेत्र रोग से आएगा ही नहीं क्योंकि वो पैर से रिलेटेड है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। सॉरी यार, इसमें सब इंग्लिश दिया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक बार जब अनचित अनुक्रिया घटित होती तब उसे प्रॉब्लम दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब जब प्रत्येक बार कई बार जब वांछित अनुक्रिया घटित होती तब उसे प्रबलन दिया जाता है, उससे क्या कहेंगे? आंशिक प्रबलन, आंशिक प्रबलन होता कभी कभार, तो ये तो नहीं होगा। सतत प्रबलन, विलंबित प्रबलन, अग्रवर्ती अनुबंधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सतत प्रबलन। इसका मतलब देख लेते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत में जब हर बार सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्बलन या
प्रबलन प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सतत प्रबलन। मतलब कोई बच्चा हर बार क्या करते हैं, अनुक्रिया कुछ कार्य करते, उसे बार बार क्या करते हैं, प्रबलन या अनुबल देते, उसको ही हम क्या कहते हैं, सतत पुनर्बलन कहा जाता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सतत प्रबलन। प्रत्येक बार वांछित अनुक्रिया घटित होती, मतलब प्रत्येक बार जब आंशिक घटित तब उसे प्रबलन दिया जाता है, मतलब जितनी बार घटना घटित हो उतनी बार उसे प्रबलन देंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, सतत प्रबलन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है, जब अनुबंधित या अनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो क्या होगा, साथ साथ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सहकालीन अनुबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नाम से याद कर लें, जब अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सहकालीन अनुबंध। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। पॉलन के शास्त्रीय अनुबंध, जब अनुबंधित उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक दोनों एक ही समय के साथ साथ उसे क्या कहा जाता है, सहकालीन अनुबंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, संयोजनवाद सिद्धांत का मानना है कि नए व्यवहार किसके माध्यम से नए बंधों के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप होते हैं। मतलब जो संयोजनवाद सिद्धांत का मानना है कि नए व्यवहार किसके माध्यम से नए बंधों के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप होते हैं, अनुभव, बाहरी एजेंसी, आत्मनिर्णय से इलाज। किससे होगा, अनुभव, एक्सपीरियंस से हम क्या करेंगे, नए बंधों को क्या करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस। बच्चे का सामाजिकरण इस तरह से किया जाता है ताकि उनमें उपेक्षा की जा सके। सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद जो भी पेश किया जाए उसे स्वीकार करें, या बिना सवाल किए समाज के नियमों को अनुरूप खुद को तैयार करें, या अच्छे ग्रेड स्कोर करना सीखे, या समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी बने और सामाजिक कौशल सीखे। तो क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि बच्चे का सामाजिकरण इस तरह से किया जाता है कि ताकि उनसे अपेक्षा की जाए। तो क्या करेंगे हम, सामाजिक पृष्ठभूमि पेश बसने की उससे, ये बिना सवाल किए उन्हें समाज के नियमों को पालन कर, ये भी नहीं है, अच्छे स्कोर दिलाना, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी बने और सामाजिक कौशल, मतलब बच्चों को क्या कर, जो समूह कार्य है उसमें सक्रिय भागीदारी मतलब भाग लेना चाहिए, और सामाजिक कौशल सीखे जिससे उनका सामाजिक डेवलपमेंट होगा। तो 30। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। थैंक यू। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।